तो आज टीचर्स डे पर आप मुझे यहाँ पर देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि आज मनीष सर कुछ ना कुछ एक आध दो स्टॉक्स तो बताएंगे, लेकिन नहीं। स्टॉक मार्केट के अंदर ये समझ में नहीं आता कि कौन गुरु है और कौन आपका फायदा उठाने वाला है। आपको ये हैरानी होगी कि 90 to 95% लोग अनस्किल्ड हैं जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। This video is made for educational purposes only and are not meant for financial advice. Viewers are recommended to consult registered financial and investment advisors before making any investment. We disclaim all liability for any loss or damage as a result of any investment that you may consider. We do not promote any finance or investment related courses or products through this channel. मैं हूं मनीष तनेजा, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट एट IFMC इंस्टीट्यूट दिल्ली, और मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर एक बहुत फेमस किताब भी लिखी है, यूडीटीएस इंट्राडे ट्रेडिंग ब्रह्मास्त्र। शायद आप लोगों ने पढ़ी होगी और बहुत सारे लोग आप में से मेरे को पहले से भी जानते होंगे। तो आज टीचर्स डे पर आप मुझे यहाँ पर देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि आज मनीष सर कुछ ना कुछ एक आध दो स्टॉक्स तो बताएंगे, लेकिन नहीं। स्टॉक्स की एडवाइजरी से मैं बहुत दूर हूं और स्टॉक की कोई एडवाइजरी मैं यहां करने नहीं आया हूं। हाँ, एक चीज, एक टॉपिक को जरूर टच करूंगा, स्टॉक मार्केट कोर्सेज। ये स्टॉक मार्केट कोर्सेज आजकल, जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेडर और इन्वेस्टर जैसे बड़े हैं पिछले 2020 से, वैसे ही स्टॉक मार्केट कोर्सेज को कराने वाले भी बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ गए हैं। अब ये आपको तय करना है कि आपने किस कोर्स को चुनना है। पहली चीज आप ये ध्यान रखें, आपका मेंटर ऐसा हो जिसके पास एक्सपीरियंस हो। अगर आपके मेंटर के पास एक्सपीरियंस नहीं है तो वो आपको बिल्कुल वो स्टॉक मार्केट की किताबी चीजें तो पढ़ा देगा, टेक्निकल एनालिसिस की बुक से आपको MACD RSI पढ़ा देगा, लेकिन मार्केट बिहेवियर चूक जाएगा। दोस्तों, मार्केट बिहेवियर के लिए आपके मेंटोर का एक्सपीरियंस्ड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट बिहेवियर कब समझ में आता है। मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि मार्केट बिहेवियर को हम एक्सपीरियंस से समझते हैं। जिस बंदे ने कम से कम 4 5 6 तेजी मंदियां देखी हो ना, उसी को मार्केट बिहेवियर का ज्ञान होगा, और वही आपको टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस के साथ इसको लिंक करके पढ़ा सकता है। तब आपका वो कोर्स कंप्लीट होता है, नहीं तो केवल और केवल आपके पास बुकिश नॉलेज ही रह जाती है। और मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट को किताबों से नहीं सीखा जा सकता। स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए हमें मार्केट में ही उतरना पड़ता है। तो आज बेसिकली जो टीचर्स डे है उसके अंदर आप लोगों के साथ जो बिगनर्स हैं उनको केवल यही कहना चाहूँगा कि हम स्टॉक मार्केट को कैसे सीख सकते हैं। आज इसी के ऊपर टॉपिक रहेगा कि कैसे, क्या सही तरीका है स्टॉक मार्केट को सीखने का। आजकल आपको पता है, अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो स्टॉक मार्केट को सिखाने वालों की तो भरमार आई हुई है, और स्टूडेंट को यही समझ में नहीं आता कि मुझको स्टॉक मार्केट कैसे सीखना है, कहाँ से सीखना है। अब मैं जहाँ तक टीचर्स डे, एक टीचर गुरु की बहुत इम्पोर्टेंस है, और गुरु को हम भगवान का एक दर्जा देते हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि स्टॉक मार्केट के अंदर ये समझ में नहीं आता कि कौन गुरु है और कौन आपका फायदा उठाने वाला है। तो दोस्तों, केवल इतना ही कहूँगा कि देखिए, स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए आपका सबसे बड़ा जो हथियार है, या जो स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि स्टॉक मार्केट का रॉ मटेरियल क्या है। स्टॉक मार्केट का रॉ मटेरियल है पैसा। अब अगर मैं सच बोलूं तो ज्यादातर 90% लोगों को ये पैसे की डेफिनेशन नहीं पता। आपको पता है, आपकी जेब में 100 का नोट है, और वो 100 का नोट हर दिन कभी 99.5 हो जाता है, कभी 100 रुपए 50 पैसे हो जाता है। आपको ये बात सुन के हैरानी हो रही होगी। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि हमको उस पैसे की कीमत नहीं पता होती। जैसे निफ्टी हर दिन हर मिनट बढ़ता और घटता है, और कोई भी जो शेयर है वो घटता बढ़ता है हर मिनट में, ऐसे ही आपकी जेब का 100 का नोट भी
घटता बढ़ता रहता है, लेकिन आपको इसका एहसास नहीं होता। तो बेसिकली जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हेन टू बाय, ये आपको जब भी समझ में आएगा जब आपके पास एक प्रॉपर एजुकेशन है, और वो एजुकेशन आपको हेल्प करती है स्टॉक मार्केट के अंदर आपके हर कदम पर। मेरे टाइम पर शायद ये फैसिलिटीज नहीं थी, इंस्टीट्यूट्स नहीं थे, सिखाने वाले नहीं थे। हमने जो कुछ सीखा अपनी गलतियों से सीखा, बहुत नुकसान करके सीखा, और उससे ही हमने एक बेसिकली स्टेप्स बनाए, या उनको हम आज स्ट्रैटेजी का नाम दे देते हैं कि जी हमने 30 साल के अंदर ये गलतियां करी, उनको हमने नोट करा, और उसके बाद हमने ये स्टेप्स के साथ एक स्ट्रैटेजी। बेसिकली स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी एक प्लान है एग्जीक्यूट करने का आपकी इन्वेस्टिंग या आपकी ट्रेडिंग को। तो बेसिकली अगर आपके पास राइट एजुकेशन है तो आप एक बड़े क्वेश्चन को तो हल कर लेते हैं, व्हेन टू बाय। अगर मैं तथ्यों की बात करूं तो इस समय इंडियन स्टॉक मार्केट का जो साइज है वो 5 करोड़ करोड़, शायद समझा पाऊं, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ करोड़। आप हिसाब लगाइए कितना बड़ा ओशन है ये बहुत बड़ा ओशन है। और अगर मैं म्यूचुअल फंड्स को देखूं तो पिछले 10 साल पहले करीब 10 लाख करोड़ ये इनका एयूएम था, और आज की डेट में म्यूचुअल फंड का जो एयूएम है वो होने जा रहा है 65 लाख करोड़। दोस्तों, इतना बड़ा ओशन, और इस ओशन में आपको ये हैरानी होगी कि 90 to 95% लोग अनस्किल्ड हैं जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। तो क्या हम कुछ सीख के अगर हम स्किल्ड कैटेगरी में आ जाएं तो क्या हम इस इतने बड़े ओशन से 1 या 2 मग अपने लिए नहीं निकाल सकते? मैं 1-2 मग की बात कर रहा हूं, मैं 1-2 बकेट की बात नहीं कर रहा। यहां पर फिर से ग्रीड और फियर की लड़ाई होती है। तो जब आपकी जो ग्रीड है वो कंट्रोल हो जाती है तो फियर अपने आप काबू हो जाता है, इसलिए मैंने मग का नाम लिया। तो अगर आप ट्रेंड हैं, स्किल्ड हैं, तो आप अपने आप उन 4 से 5% से ज्यादा मुझे नहीं लगता उन लोगों में आने के लिए आपको एक प्रॉपर एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी। अब बात आती है ये एजुकेशन किस टाइप की होनी चाहिए। अब अगर मैं बात करूं स्टॉक मार्केट के सीखने की, पहले तो मैंने बता दिया कि पैसे की कीमत क्या है, वो मैंने आपको बताया कि कैसे होम मेकर जो है वो एक आम इन्वेस्टर और ट्रेडर से ज्यादा समझदार है। तो पहले तो जो स्टॉक मार्केट का रॉ मटेरियल है पैसा, उसको आपको समझना है। दूसरी बात आती है कि स्टॉक मार्केट बहुत आसान है, बशर्ते आप उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना करें। मैं आजकल के स्टूडेंट्स को देखता हूँ, मेरे पास भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, सोशल मीडिया से पढ़ के, यूट्यूब से इधर उधर से पढ़ के, आधी अधूरी नॉलेज लेके वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर लेते हैं। तो स्टॉक मार्केट बहुत आसान है, लेकिन आपको उसको स्टेप बाय स्टेप ही करना है। आप स्टॉक मार्केट को एक आम जिंदगी में महसूस करने की कोशिश करें, स्टॉक मार्केट बहुत आसान हो जाएगी। एग्जाम्पल से दूंगा, शायद मेरा अंदाज ही यही है, एग्जाम्पल से बेटर वे में समझा पाऊंगा। जो आम न्यूज डेटा आपके पास आ रहा है, अभी क्या होता है, दुनिया समाचार देख रही है, लेकिन समाचार देखा और उसके बाद छुट्टी। एक असली ट्रेडर, असली इन्वेस्टर वो है जो उस न्यूज को एनालाइज करे और उसको मोनेटाइज करने की कोशिश करें। अब मोनेटाइज मतलब उसको कैसे हम उससे पैसा बना सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं, 2020 जैसे ही कोविड का दौर खत्म हुआ और कोविड ने सबको समझा दिया कि भाई साहब ये ग्लोबल पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया। कोविड के बाद पूरा ग्लोबल सिनेरियो चेंज हो गया। 1992 में लिबरलाइजेशन हुई, उसमें क्या हुआ, हमारे जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे उन सबको नुकसान होना शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि लिबरलाइजेशन हो गया था, चाइना ने अपना सस्ता माल यहां पर डंप करना शुरू कर दिया, हमारे मैन्युफैक्चरर्स भी ट्रेडर्स बन के रह गए, चाइना से माल लाया और यहां पर बेचना शुरू कर दिया। तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी, और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के शेयर्स जो है वो काफी नीचे रहे, और 2020 तक
के बाद जैसे ही कोविड हुआ, कोविड ने पूरा सिचुएशन चेंज कर दी। हर कंट्री को ये समझ में आ गया कि अब वो अपना, हर कंट्री अपना ही अपना देखेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद हो चुके हैं। आपको अपनी कंजम्पशन के लिए खुद ही पैदा करना है और उस कंजम्पशन को भी पूरा करना है, और अगर आगे बढ़ना है तो उसको आपको मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा के आपको एक्सपोर्ट की तरफ जाना है। हिंदुस्तान ने इसी दिशा में काम किया, और आज हमारी मार्केट इतनी ऊपर क्यों जा रही है, क्यों लोगों को घबराहट हो रही है? आप मान के चलिए कि करीब 10 साल पहले 12,000 का निफ्टी आज 25,000 है। 100% से ज्यादा रिटर्न 10 साल के अंदर निफ्टी दे चुका है। और टू बी वेरी प्रिसाइज, अगर मैं पिछले 9 महीने की बात करूं तो 9 महीने के अंदर 20,000 से 25,000 निफ्टी हो गया है, यानी कि करीब 25% की रिटर्न पिछले 9 महीने में निफ्टी ने दी है। ऐसे में जब मार्केट इतना वॉलेटाइल हो चुका है, तो आपको या मेरे जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको अगर इस मार्केट में आना है तो बिना स्किल्ड होके नहीं आना है। तो बेसिकली आप एक एक जो भी न्यूज़ आ रही है उनको स्टॉक मार्केट से जोड़ने की कोशिश करें। अब हमने क्या किया, हमने ये देखा कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बहुत सारे इंसेंटिव लिंक प्लान गवर्नमेंट ने शुरू करे, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग जो है वो हमारी लगातार बढ़नी शुरू हो गई। तो 92 से लेके 2020 तक जो मैन्युफैक्चरिंग डाउन पड़ा हुआ था, वो 2020 के बाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में एक वापस बूम आया। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अगर आप पिछले 3 बजट को उठा के देख लो तो लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जोर दिया जा रहा है। इनको जोड़ना ही तो है। क्या हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों बढ़ाया जा रहा है? क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगेंगे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए हमारे पूरे देश को कनेक्ट करेंगे, और फिर अल्टीमेटली हम जो मैन्युफैक्चरिंग हमारी है उनको हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। तो आपने देखा होगा सड़कें, एयरपोर्ट्स, बंदरगाह, शिपिंग, हर तरफ जो है जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है वो हमारे को बेसिकली, इससे पहले अगर मैं बात करूं जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी 1992 के बाद चली है वो सारी कंजम्पशन की इकोनॉमी थी, और 2020 के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, और अब शायद 2035 तक हम एक्सपोर्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, इन चीज़ों को जरा सा कनेक्ट करके अब आपने देखा कि हमने जब ये देख लिया कि इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बढ़ रहे हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, तो क्या हम आइडिया नहीं लगा सकते हैं कि यार इस सेक्टर के कौन कौन से स्टॉक्स हैं, कौन कौन से अच्छे स्टॉक्स हैं, कौन कौन से ब्लू चिप स्टॉक्स हैं? तो इसके लिए आपके पास एक प्रॉपर लर्निंग होनी चाहिए, और आप एक डे टू डे लाइफ को स्टॉक मार्केट से जोड़ के अच्छा पैसा बना सकते हैं। एक एग्जांपल और दूंगा, बहुत करंट का एग्जांपल है। अभी आपने देखा यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ और यूरोप ने सैंक्शंस लगा दिए, और अब जो भी रशिया का क्रूड था वो यूरोप में जाना रुक गया। इंडिया ने क्या फायदा उठाया? इंडिया ने वहां से सस्ता क्रूड लिया और उसको पेट्रोल और डीजल में कन्वर्ट करके यूरोपियन कंट्रीज को देना शुरू कर दिया। जब ये न्यूज हमारे पास आ रही है तो क्या हमको पता नहीं है इससे कौन से सेक्टर का फायदा होगा? रिफाइनरीज, ओवरऑल जितना भी सेक्टर रिफाइनरी का है इस समय टॉप 3 सेक्टर्स के अंदर रिफाइनरी है। तो दोस्तों, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इनको आप जब तक सीख नहीं लोगे जब तक आप स्टॉक मार्केट के अंदर परफॉर्म नहीं कर सकते। स्टॉक मार्केट कोर्सेज एक ऐसा हो गया है कि हर आदमी 2020 के बाद अगर यहां इन्वेस्टर और ट्रेडर 10 गुना बढ़ा है तो शायद पढ़ाने वाले भी 10 गुना क्या, वो 20 गुना बढ़ गए। अब हो क्या रहा है, टेक्निकल एनालिसिस केवल एक सब्जेक्ट है जो आपको ये कहता है कि अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। मैं ये कहता हूं केवल टेक्निकल एनालिसिस से आप ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं सीख सकते। क्यों? क्योंकि आपके कंसेप्ट जीरो हैं। मेरा मानना यह है कि अगर ट्रेडिंग आपको सीखनी है तो सबसे पहले आपको मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए। आज मेरे पास भी जो स्टूडेंट्स आते हैं, कम से कम टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले या टेक्निकल एनालिसिस का टी और ए बताने से पहले मुझे उनको कंसेप्ट क्लियरिंग
बहुत ज़रूरी लगती है और कम से कम 6-7 दिन तो मेरे कंसेप्ट क्लियरिंग में ही निकल जाते हैं और उसके बाद समझ में आता है कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है। अब टेक्निकल एनालिसिस आप क्या सोच रहे हैं केवल हिंदुस्तान में पढ़ रहे हैं? पूरे वर्ल्ड में टेक्निकल एनालिसिस सेम किताब पढ़ी जा रही है। अब टेक्निकल एनालिसिस में अगर एमएसीडी का एक स्टॉप लॉस है, तो वो तो यहाँ पर भी मेरे पास भी वही स्टॉप लॉस होगा, चेन्नई वाले के पास भी होगा, बैंगलोर वाले के पास भी होगा और ये सारे के सारे आजकल एआई, आजकल सॉफ्टवेयर दुनिया भर के बन चुके हैं एमएसीडी, आरएसआईज़ के ऊपर। आपने एमएसीडी के ऊपर स्टॉप लॉस लगाया, आपका भी 100 रुपए पे लगा हुआ है, बैंगलोर वाले का भी 100 रुपए पे लगा हुआ है और चेन्नई वाले का भी 100 पे लगा हुआ है। सबको पता है, नीचे आएगा, आपका स्टॉप लॉस कटा, आप गए। तो हुआ क्या? अल्टीमेटली आप केवल मी टू का काम कर रहे हैं क्योंकि कंसेप्ट आपका ज़ीरो है। तो जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, आपको टेक्निकल एनालिसिस को टच नहीं करना चाहिए। दूसरा टॉपिक आता है जब हम बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बाद फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस भी ऑल ओवर एक किताब से पढ़ के दूसरा आदमी पढ़ा रहा है। चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस है, चाहे वो फंडामेंटल है, चाहे वो ऑप्शंस है। ये सारी की सारी जो ये सारा जो भी सब्जेक्ट है, ये बुकिश नॉलेज पूरी मार्केट में चल रही है। और स्टॉक मार्केट को सीखना है तो वो स्टॉक मार्केट के अंदर बैठ के ही सीख सकते हैं। हम किताबों से ना तो टेक्निकल एनालिसिस को सीख सकते हैं, ना फंडामेंटल्स को सीख सकते हैं और ना ऑप्शन स्ट्रैटेजी को सीख सकते हैं। और जितने भी जो लोग मैंने देखे हैं इस समय, वो केवल और केवल बुकिश नॉलेज के थ्रू ही एक एजुकेशन जो है वो आगे लेके जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो थोड़ा सा चेंज आना चाहिए वो ये कि बुकिश नॉलेज इंपॉर्टेंट है, थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ जब तक हम उसको प्रैक्टिकली नहीं जोड़ते हैं, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस हो, चाहे वो फंडामेंटल एनालिसिस हो, चाहे वो ऑप्शन स्ट्रैटेजीज हो, बिना प्रैक्टिकल के हम स्टॉक मार्केट के ये तीनों जो पिलर्स हैं इनको अनटच कर देते हैं। दूसरी बड़ी बात मैं कुछ और ये भी देखता हूँ, आजकल लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं। हालांकि हमारे टाइम में तो ऑनलाइन ना होता ही था। ऑनलाइन लाइव की बात कर रहा हूँ कि मैं और आप जो है मैं आपको कंप्यूटर पे बैठ के पढ़ा रहा हूँ। तो शायद मैंने कोशिश करी थी, या तो मुझे उतना उसके साथ मज़ा नहीं आया। लेकिन हाँ, स्टॉक मार्केट में जब तक हम सामने-सामने नहीं पढ़ते हैं, तो वो एक फ़ील नहीं आता है। तो हाँ, मेरे को क्लासरूम में ही मज़ा आता है पढ़ा के, और ऑनलाइन पढ़ाना आप हो सकता है कईयों को समझ में आता हो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता। तो मैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स को यही बोलूँगा, या तो आप क्लासरूम में ही आके पढ़ें, क्योंकि आप अपने मेंटर को देख पाते हैं। आप उसके साथ 4 बातें पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला कि स्टॉक मार्केट को स्टॉक मार्केट में ही सीखा जा सकता है। कई लोग कहते हैं कि सर हम तो संडे को पढ़ेंगे। अरे संडे को क्या पढ़ोगे? संडे को जब मार्केट ही नहीं चल रहा है, तो उसमें रोज मार्केट अलग है। जैसे जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो हर बॉल अलग आती है। तेंदुलकर, विराट कोहली ये मंजे हुए प्लेयर हैं, लेकिन फिर भी किसी एक बॉल पे आउट हो जाते हैं। क्यों आउट हो जाते हैं? क्योंकि हर बॉल डिफरेंट है। जब हर बॉल डिफरेंट है, ऐसे ही मार्केट का हर दिन डिफरेंट है। तो जब हम हर दिन प्रैक्टिस करते हैं, हर दिन को फेस करते हैं, तो बहुत सारी बॉल खेलने के बाद भी अगर विराट कोहली एक बॉल पे आउट हो जाता है, तो आप तो फिर भी एक छोटे से ट्रेडर हैं। तो बिना एक्सपीरियंस, बिना प्रैक्टिस के आप स्टॉक मार्केट को नहीं सीख सकते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि जो भी आप सीख रहे हैं, फंडामेंटल, टेक्निकल, ऑप्शंस, उसके ऊपर प्रैक्टिस, पेपर ट्रेडिंग जरूर करें। मार्केट में ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, बहुत पैसा लग जाएगा। पेपर ट्रेड करें, पेपर ट्रेड करें और उस पेपर ट्रेड से ये एनालाइज करें कि क्या आप प्रॉफिटेबल हो रहे हैं। दूसरी बड़ी बात ध्यान रखें, टीचर्स डे पे शायद चीजें दिमाग में आ रही हैं, कैपिटल मार्केट से ही ट्रेड स्टार्ट करें। कैपिटल मार्केट मींस कैश मार्केट। कैपिटल मार्केट शेयर 1 2 3 5 10 शेयर लिए बेचे। आप पहले ये देखो कि आप जो कर रहे हो वो प्रॉफिटेबल हो रहे हैं कि नहीं। अगर आप कैश मार्केट में नहीं कमा सकते हो तो ऑप्शंस में कैसे कमाओगे? मैं ये देखता हूं नए बच्चे ऑप्शंस में जा रहे हैं। हालांकि सेबी और हमारी गवर्नमेंट पूरा कोशिश कर रही है कि ऐसे नए बच्चों को, नए लोगों को फ्यूचर से दूर रखा जाए, लेकिन इस समय एक फोमो बना हुआ है कि नहीं वो फ्यूचर में कर रहा है मैं भी करूंगा। आपको पता ही नहीं है ये कितना डेंजरस है।
क्योंकि हम इस चीज से गुजर चुके हैं। मैं फिर रिपीट करूंगा, आखिरी मंदी 2008 में देखी थी मैंने, और आज 2024 हो चुके हैं। 16 साल हो गए हैं, एक बड़ी मंदी नहीं आई है। आप बात करोगे केवल 2020 की, 2019 जब कोरोना आया है, 2019 में जबरदस्त एक फॉल आया था, जब 12,000 का इंडेक्स सीधा 7,000 रह गया था। लेकिन उसमें एक खासियत ये थी कि वो 7 दिन के अंदर अंदर रिबाउंड हो गया, और हम सब लोग अपने अपने घरों में थे क्योंकि लॉकडाउन लगे हुए थे, तो बर्बादी कम हुई और वो मंदी किसी ने देखी नहीं। तो मैं उस मंदी को मंदी नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि 2024 से पहले एक बड़ी मंदी केवल 2008 में आई थी, लेमन ब्रदर्स, और उससे पहले आई थी 2001 में जब आईटी बबल फटा था, और उससे पहले हर्षद मेहता 1992। तो दोस्तों, एज ए मेंटोर मैं आपको यही बताना चाहूंगा, ये तेजी बहुत अच्छी लगती है, एक सैलाब की तरह ये तेजी आती है, लेकिन जब ये वापस जाती है तो अपने अंदर वहां पर इतना गंदगी छोड़ जाती है, इतने लोग बर्बाद हो जाते हैं। तो मैं नहीं चाहूंगा मेरा एक भी स्टूडेंट जो शायद मुझे आज सुन रहा है, वो एटलीस्ट अगर आपने कुछ पैसा कमा लिया है ना, वो अपने घर में 100 रुपए कमाया है, आप कम से कम 15 रुपए सेव करके चले जाएं। ये होना जरूर है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, स्टॉक मार्केट की तुलना मैंने करी थी दानव के साथ। ये दानव कब उठेगा मुझे नहीं पता। पिछली बार 2008 में उठा, उसके बाद 2020 में 7 दिन के लिए उठा, बहुत ज्यादा बर्बादी नहीं करी, लेकिन अब कब उठेगा मुझे नहीं पता। लेकिन हां, ये तय है कि उठना जरूर है, और जो इस दानव के सबसे क्लोज होगा वो लोग सब खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने पहले भी बताया, एक सेफ डिस्टेंस स्टॉक मार्केट के साथ आपको रखना है, इतना क्लोज भी नहीं जाना है। इतना सेफ डिस्टेंस कैसे, मतलब कि बहुत सारा सारा पैसा लगा के मत बैठ जाए, ठीक है। तो बेसिकली मेरा आज टीचर्स डे पे अपने बच्चों से केवल यही विनती है कि बिल्कुल भी फ्यूचर्स और ऑप्शंस में अगर काम करें तो हेजिंग के बिना ना करें, और फ्यूचर और ऑप्शन में जब भी काम करें जब आप कैपिटल मार्केट के अंदर बिल्कुल 100% परफेक्ट हो गए हैं। मेरे पास जो बच्चा निकल के आता है, तो सबसे पहले जब हम कैश मार्केट सिखा देते हैं, तो उसके बाद कम से कम 4 से 5 दिन उनका रेगुलर हमारे यहाँ एक सेशन चलता है, जो हम ये देखते हैं कि भैया क्या तुम कैश मार्केट में कमा सकते हो। अगर तुम कैश मार्केट में कमा सकते हो तो ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन मल्टीप्लिकेशन है, आपके प्रॉफिट्स की, आपके लॉसेस की। आपने अगर सही ढंग से सीखा है और आपने 100 रुपए कमाने आपको आ गए, तो अब ऑप्शंस में आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, 100 को 500 कर सकते हो, 1000 कर सकते हो। लेकिन अगर आपने कैश में 100 रुपए गंवाने शुरू करें, तो आप ऑप्शन में काम करोगे तो उसको भी मल्टीप्लाई करोगे। तो अल्टीमेटली आपको सबसे पहले आज का पहला मतलब टीचर्स डे के लिए स्पेशल वो, कि बिल्कुल भी ऑप्शन मार्केट में नहीं जाना जब तक आप कैश मार्केट में कमाना ना सीख लें। नंबर 1, ऑप्शंस में काम करें, बिना हेजिंग के ना करें। फ्यूचर्स को अवॉइड करें, अगर फ्यूचर करें तो साथ में उसको ऑप्शंस के साथ हेज करें, ताकि रात को आपको नींद तो अच्छी आए। और मैंने देखा है, मैं बताऊं, देखो, जब तक बाजार तेज चलता है सबको पैसे आते हैं, बड़ा मजा आता है। मैंने बताया कि 2008 के बाद 2024 लगातार खड़ी तेजी है, चार्ट उठा के देख लेना। 2020 के 7 दिन छोड़ दो, अगर मैं 2020 को भी गिनता हूं तो 2020 से लेकर 2024 तक खड़ी तेजी है। कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, अच्छा शेयर ले लो तो ज्यादा बढ़ जाएगा, बुरा शेयर ले लो तो कम बढ़ जाएगा, लेकिन बढ़ जाएंगे सारे। अब ऐसे में फायदा किसका हो रहा है, जो बीच में बहुत सारे एडवाइजर्स, फेक एडवाइजर्स, उन लोगों को भी फायदा मिल रहा है। मैंने आपको बताया कि इस तेजी के अंदर इन्वेस्टर और ट्रेडर तो 10 गुना बढ़ा ही है, ऐसे लोग भी 10 गुने बढ़ गए हैं जिनको गलत तरीके से भी यहाँ स्टॉक मार्केट में कमाई करनी है। तो बेसिकली एडवाइजर्स और ये जो टिप्स एंड कॉल्स वाले लोग हैं, इनसे दूर रहें, अपनी एजुकेशन के ऊपर भरोसा रखें, और जो काम करना है वो अपने हाथ से करें। दूसरी बड़ी बात, एक
कई लोग कहते हैं कि भाई हम आपको टिप देंगे, अगर आपको प्रॉफिट आ गया उसमें से हमको ये दे देना, लॉस हो गया तो ये सब गलत है, आप इनके उसमें मत रहें। दूसरी बड़ी बात, कोई लोग अगर आपको ये कहे कि पोर्टफोलियो हम आपका मैनेज करेंगे, हमको दे दो 4 लाख 5 लाख रुपए, आपको वो नहीं देने हैं, आपको अपने अकाउंट में ही पैसा रखना है, आपको किसी को नहीं देना है। तीसरी चीज़, कई लोग इस तरह से भी करते हैं कि यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक का नाम दे दिया कि ये बढ़ेगा, ये ले लो। तो वो लोग क्या करते हैं, बेसिकली ऑपरेटर्स के साथ मिलकर एक आम पब्लिक के अंदर एक स्टॉक को फैलाने की कोशिश करते हैं, और आम तौर पर ऐसे स्टॉक्स वो होते हैं जिनकी मार्केट कैप बहुत कम होती है, बहुत कम शेयर्स होते हैं, और वो फटाफट उसके अंदर पंप एंड डंप का काम करते हैं। तो ऐसे स्टॉक से दूर रहें। काम करना है निफ्टी 50 में करें, चलो कोई बात नहीं, आसान करता हूं, निफ्टी 500 में करें, कोई बात नहीं, और आसान करता हूं, निफ्टी 1500 तक करें। यानी कि टॉप 1500 स्टॉक्स के अलावा आप अगर कोई भी स्टॉक्स चुनते हैं तो वो आपके लिए ठीक नहीं होगा। थैंक यू दोस्तों।